ठीक है, ओके। जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं सत्यार सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ामिनेशन के लिए जो प्रीवियस टेस्ट की सीरीज़ चलाई गई थी, इस सीरीज़ में आज हम लोग अगली क्लास के साथ उपस्थित हैं और हम लोग देखेंगे प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन को, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इस आपके सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे। चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। यहाँ पे आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट आपका पैटर्न नृत्य पूछ रहा है, नृत्य पूछेगा, नर्तकों को पूछेगा। तो यहाँ पर आपका एक लूर का नामक नृत्य पूछा है। लूर नृत्य भारत के किस राज्य का है? ऑप्शन में मणिपुर है, केरल है, कर्नाटका और कौन सा आपका हरियाणा है। तो लूर नृत्य कहाँ पर आपका हरियाणा में है, ठीक है। ये लूर नृत्य कहाँ का होता है आपका हरियाणा का होता है। ये लूर नृत्य मेनली जो आपका बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु या फिर आपका मेनली होली का जो त्योहार होता है, इस होली के त्योहार पे अवसर पर आपके युवकों के द्वारा युवतियों के द्वारा किया जाता है आपका कौन सा लूर नृत्य। राज्य कौन सा होगा आपका हरियाणा होगा। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा आपको सबको पता है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा का था। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो कहाँ पर था आपका? कर्नाटक पर। यानी 1084 महिलाएं थी प्रति आपके 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सॉरी केरल राज्य, कर्नाटक नहीं होगा, ये कौन सा होगा? केरल होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा? हरियाणा राज्य। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? निलंबन एक विषवांगी मिश्रण है। दूसरा, निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, निलंबन जो आपके अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा आपका पार्ट पर्टिकुलर मैटर या फिर हमारा आपका सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर के फॉर्म में जाना जाता है। ये हवा में उपस्थित ये वो आपके धूल या फिर किसी भी ऐसी आपकी अशुद्धि के कण होंगे, जैसे आपका कोयला वगैरह, ऐसे भी जो भी कुछ बड़े कण होते हैं, ठीक है, जो आपके धुएं के कण या राख के कण, जब ये वायु में उपस्थित, ठीक है, हम या तो धूल के कणों की बात कर लें या फिर आपके जो धुएं की बात कर लें, ठीक है, या जो आपका कोयला की राख वगैरह होगी, ठीक है, या कोई भी प्रकार की राख होगी, ऐसे कोई भी हमारी चीज जब ये मिल जाते हैं किसके साथ में? वायुमंडल में उपस्थित किसके साथ में? जलवाष्प के साथ में या नमी के साथ में, तो वो निर्माण करते हैं इसका निलंबन का। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषवांगी मिश्रण जब दो समान प्रकार के पदार्थ मिलाते हैं तो समांगी बनता है। जब दो अलग अलग प्रवृत्ति के पदार्थों को मिलाते हैं तो विषमांगी मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर निलंबन एक विषवांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। और निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। आप कोयले की राख को उड़ते हुए या धुएं या धूल को उड़ते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका 1 और 2 आपके क्या है? दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पोंगल के बारे में पूछा रहा है और पोंगल सबको पता है कि किस राज्य का? आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का हमारा का जो नववर्ष होता है आपका, वहाँ पर आपका पोंगल के रूप में मनाते हैं। पोंगल यहाँ का आपका क्या है? स्थानीय त्योहार है, बहुत ज्यादा फेमस है, बचपन से आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लेता है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1 ईयर क्रॉप के बारे में। किस वर्ष फसल को उगने में क्या होता है? 1 वर्ष का समय लगता है। तो दिए गए ऑप्शन में आप देख सकते हैं खुद ही, चावल है, गन्ना है, मटर और खीरा है। ठीक है, चावल की अगर बात करते हैं, ठीक है, ये आपके 3 से 4 महीने की फसल होती है। और मटर और खीरा जो है आपके ये सब्जियां हैं की कैटेगरी में आ जाते हैं। मटर बहुत लंबा समय नहीं लगती। खीरा जो होती है, हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी है, खरीफ है और कौन सी है? जायद है। जाड़े के समय जो फसल बोई जाएगी, जैसे मटर है, मटर आपकी की बुआई कब होती है? रबी के सीजन में होगी। चावल की बुआई कब होगी? खरीफ के सीजन में होगी, जब आपको आपका उच्च तापमान और अधिक वर्षा चाहिए। और खीरा खीरा कब होता है? आपका जायद में होता है। ये तीनों आपके डिफरेंट आपके टाइम की क्या है? फसलें हैं। यहाँ पर बात करते हैं किसकी? गन्ना की। गन्ना ये आपका साल की क्या है? 12 मासी आपकी फसल है और इसको आपको उगने में बढ़ने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका गन्ना है, इसको उगने में कितना समय लगेगा? 1 वर्ष का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कादरी गोपाल नाथ किसका संबंध किससे है? कादरी गोपाल नाथ के बारे में पूछ लिया गया आपसे
ये एक बहुत ही फेमस आपके वाद्य यंत्र है आपका सैक्सोफोन। एक टाइप से जैसे आपने देखा होगा इसको मुंह से बजाया जाता है और नॉर्मली एक वाद्य यंत्र जैसे शहनाई टाइप से होती है उसी टाइप का होता है। तो सैक्सोफोन के आपके बहुत फेमस आपके वादक कौन है? आपके काजी गोपाल नाथ। इनको इसके लिए आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और इसके अलावा ये आपके पद्मश्री से भी सम्मानित है। हालांकि ये सब नहीं पूछेंगे लेकिन यहाँ पे इनके बारे में पूछ दिया गया। काजी गोपाल नाथ संबंधित है किससे? सैक्सोफोन से संबंधित है। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए एक एक्सप्रेस चालू की जाएगी? कौन सी? होप एक्सप्रेस। तो यहाँ पर फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया था? आप एक एक्सप्रेस चालू की थी, कौन सी? होप एक्सप्रेस। और ये एक्सप्रेस किसके लिए थी? कैंसर के उपचार, ठीक है, जो कैंसर होता है कैंसर के उपचार और जागरूकता को बढ़ाने के लिए आपका चालू की गई थी। तो यहाँ पर आपका होप एक्सप्रेस किस राज्य की? महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ के आपके मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, याद रखिएगा एकनाथ शिंदे। और उप मुख्यमंत्री कौन हो गए? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, क्या? देवेंद्र फडणवीस। ये आपका कौन सा हो गया? आपका छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म सूत्रों में शामिल है, हमारे आपके जो धार्मिक ग्रंथ है धर्म सूत्र है, इनमें क्या शामिल है? साम्राज्य पे कब्जा करने की तरकीबें, केवल महिलाओं के कर्तव्य, शासकों के कर्तव्य, श्लोकों का पाठ करने की तकनीकें। देखो यहाँ पर धर्म सूत्रों में आपका धर्म मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, एक टर्म सुना होगा कि राजा का राज धर्म क्या है। यहाँ पर आपसे राज धर्म की बात की जाती है। यहाँ पर धर्म सूत्रों में व्याख्या किससे की गई है? शासकों की, कर्तव्यों की। एक राजा को एक शासक के भांति किस हिसाब से अपने कार्यों को करना चाहिए, कि राजा का दायित्व क्या होता है, राजा कैसे करे, क्या करे, उसका जिम्मेदारी क्या है। तो ये सारी चीजें किसमें? आपके शासकों के कर्तव्य के बारे में किसमें है? धर्म सूत्रों में दी गई हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट यानी ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, इस इंडेक्स को आपका नॉर्मली हम लोग आपका HDI के नाम से भी जानते हैं। HDI इंडेक्स जो होती है ये आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक संस्था है और इसके द्वारा क्या किया होता है? हर साल आपकी ये मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं तो लास्ट टाइम पे भारत की आपकी रैंकिंग कितनी थी? 132 थी, ठीक है। ये किसकी रैंकिंग थी? इंडिया की रैंकिंग थी मानव विकास रिपोर्ट में, ठीक। तो यहाँ पर ये आपकी जारी करने वाला कौन है? आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक। अगला देखिए, गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पर मापती है? यहाँ पर आपसे बेस पूछ रहे हैं कि आपकी गरीबी को किस आधार पर मापा जाएगा। ऑप्शन में आय स्तर या उपयोग व्यय, केवल बचत, आय स्तर और साक्षरता दर, केवल व्यय। देखो यहाँ पर गरीबी को मापा जाता है किसके आधार पे? आपके द्वारा कमाई गई आपकी आय पर और आपके द्वारा किए जा रहे खर्चों पर, कि आपके मार्केट में आपकी जो वैल्यू कितनी है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपकी परचेसिंग पावर कितनी है, इसके आधार पर और आपके द्वारा कमाए जाने वाले रुपयों पर। जैसे आपके यहाँ पे कई सारी समितियां हुई, तेंदुलकर समिति हुई, ठीक है, या रंगराजन समिति हुई, इन सारी समितियों ने अलग समिति ने इन सब ने योजना में जो समितियां बनाई, इन सब ने क्या किया? आय के आधार पर उपयोग के आपके व्यय पर, आपके उपभोग व्यय पर, इस बेस पर क्या किया? आपके आपने आंकड़े दिए। तो यहाँ पर गरीबी रेखा को आय स्तर और उपभोग व्यय के आधार पर क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगला है करदांग मठ, जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, किस भारतीय राज्य में है? ठीक है, करदांग मठ कहाँ पर आपका किस राज्य में है? तो यहाँ पर गोवा है, केरल और झारखंड। देखिएगा जो हमारा का तिब्बत से लगा हुआ इलाका है, इस तिब्बत से लगे हुए आपके जो भी हमारे के बॉर्डर के इलाके हैं, इन बॉर्डर के इलाकों पर किसका प्रभाव होगा? बौद्ध धर्म का प्रभाव होगा। तो ऐसे में यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से हिमाचल प्रदेश हमारे लिए बिल्कुल सही है। करदांग मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या है कि यहाँ पर आपका एक प्लेस है आपका धर्मशाला, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपका पहली कैपिटल उसकी शिमला है, दूसरी कौन सी? धर्मशाला है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? धर्मशाला में जो बौद्ध संत हुए आपके दलाई लामा, ये यहाँ से क्या करते हैं? अपनी निर्वासित सरकार का संचालन करते हैं। कौन करते हैं? आपके दलाई लामा। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक घाटी पाई जाती है जिसको जाना जाता है आपका स्पीति वैली के नाम से, स्पीति घाटी के नाम से। ये जो स्पीति घाटी होती है, यहाँ पे एक बड़ा फेमस आपका बौद्ध मठ है
इसको जाना जाता है ताबू मठ के नाम से। स्पीति घाटी अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपका करदांग मठ कहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। कमला नायक को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? देखो यहाँ पे कमला नायक नृत्य की आपसे पूछ ली गई, एक वाद्य यंत्र पूछ लिया गया, एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले पर्सन को, और एक आपके नृत्य को पूछ लिया गया। तो ये एसएससी का फेवरेट पैटर्न है, इसके लिए आपको पढ़कर जाना है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आप हर किसी को जान नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो कमला नारायण बिलोंग करती थी कहाँ से? तमिलनाडु से। अगर तमिलनाडु से बिलोंग करती है तो ऑब्वियसली शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा इनका? भरतनाट्यम हो जाएगा। और इसके लिए कमला नारायण को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला देखिएगा, भारत के साथ कितने देश की भूमि सीमा साझा होती है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भूमि सीमा भारत कितने देशों के साथ साझा करता है? अगर लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं तो भारत के लैंड बाउंड्रीज हमारे कितने देशों के साथ होती है? जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। आपका पहला तो आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका अफगानिस्तान, तीसरा आपका नेपाल, चौथा आपका चाइना, पांचवा आपका भूटान, छठा आपका म्यांमार और सातवां आपका बांग्लादेश। तो देशों के साथ में क्या करते हैं? अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, टोटल कितने देश हो जाएंगे? 7, जिनमें से हमारी सबसे लंबी सीमा हमसे पूछे कि हमारी आपकी जो लॉन्गेस्ट आपकी बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ में बनती है? ये बनती है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा 4096.6 किलोमीटर बनती है। तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है। हमसे पूछा हमारी सबसे छोटी सीमा, ये बनती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। लेकिन करंट में क्या हुआ, अफगानिस्तान का जो अपर सेक्शन है यहाँ पे टच करता है, लेकिन ये आपका इलाका पीओके में है, हमारे एक्सेस में नहीं है। तो ऐसे में हमारी उस अकॉर्डिंग अगर वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबसे छोटी सीमा पूछें तो हमें भूटान को बताना है। भूटान के साथ में हमारी कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ के 7 पड़ोसी देशों के साथ में सीमा है, 7 स्थलीय सीमा वाले देश हैं और 2 हमारे कैसे आपके जलीय सीमा वाले देश हैं। हम वाटर बाउंड्रीज की बात करते हैं तो 2 देशों के साथ में, पहला हमारा आपका श्रीलंका और दूसरा हमारा आपका था मालदीव। ये आपके जलीय सीमा में आपके स्थित देश है, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 1526 में पानीपत युद्ध में को बाबर ने पराजित किया था। ठीक है, तो पूछ रहा बाबर ने किसको पराजित किया था? देखिएगा हमारे यहाँ पर आपके 3 युद्ध होते हैं आपके पानीपत के, 1526, 1556 और 1761। ये 3 अलग अलग युद्ध हैं किसके? पानीपत के। 1526 से पहला युद्ध होता है किसके बीच में? बाबर और लोदी वंश के शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पे किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर किसको हरा देते हैं? इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और ये लोदी वंश का क्या हो जाता है? आपका अंतिम शासक। ठीक है, क्या है आपका? अंतिम शासक। अब ये जो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है और ये संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के इतिहास में युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र शासक। ठीक है, मारा जाने वाला एकमात्र शासक कौन था आपका? ये इब्राहिम लोदी। यहाँ पर लोदी वंश की बात करते हैं। लोदी वंश का एक शासक हुआ संस्थापक बहलोल लोदी। इसकी बात हो रही है बहलोल लोदी की। ये बहलोल लोदी एज ए पर्सन, सिंगल पर्सन के रूप में लगभग 37 वर्ष शासन करता है और दिल्ली की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक बैठने वाला अगर कोई अकेला व्यक्ति है तो वो कौन था? आपका बहलोल लोदी है। इसी वंश के एक राजा हुए, उसका नाम था सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी जाने जाते हैं किसके लिए? अपनी राजधानी को आगरा ले जाने के लिए। इन्होंने दिल्ली से राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी थी? आगरा में कर दी थी। इसी समय संगीत का फरहंगे सिकंदरी या आपका पैमाना गजे सिकंदरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके समय पर होती है? सिकंदर लोदी के समय पर होती हैं। 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है। ये पानीपत का युद्ध आपका अकबर के समय पर और हेमू के बीच में होता है। अकबर और हेमू के बीच में होगा। इसमें से आपका क्या होगा? आपका हेमू की आपकी हार हो जाएगी। 1761 में तृतीय युद्ध होता है। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली,
अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में होता है, मराठों के बीच में होता है। इसमें किसकी हार होती है, मराठों की हार होती है। तो ये हमारे आपके 3 पानीपत के युद्ध है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब उसका रंग कैसा हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर आपका जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है किसी भी चीज की अम्लीयता और क्षारीयता को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो ऐसे में लिटमस पेपर आपके जो होगा वो आपका लाल या नीला कलर देकर उसके आपके अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण करता है। लेकिन पूछ रहा है कि जब लिटमस पेपर ना आपका लाल हो, सॉरी ना अम्लीय हो, है ना, अब लिटमस का विलयन जब ना अम्लीय हो और ना कैसा हो, क्षारीय हो, तब लिटमस पेपर का टेस्ट कैसा आएगा आपका, उसका कलर आएगा बैंगनी आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, बैंगनी आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे कौन सा अल्पायु पर्वत है। अल्पायु पर्वत की बात करते हैं तो कौन सा हमारा आपका ऐसा जो बहुत अभी मतलब जल्दी बना हुआ है, या पूछे अल्पायु को हम लोग कह सकते हैं नवीनतम पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके विश्व में जितने भी पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति का क्रम होता है। इस उत्पत्ति के क्रम को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, चीकू हसा के नाम से। चीकू हसा में क्या होगा, चा से होगा आपका चयनियन क्रम के पर्वत हो जाएंगे, का से आपका कैलोडियन हो जाएगा, हा से आपका हर्सिनियन, और लास्ट में आपका कौन सा, आ से यहाँ पर हम लोग लेते हैं अल्पाइन। तो ये जो हमारे आपके पर्वत हैं, अल्पाइन, हंसलिडियन, कैलोडियन और चर्नियन, विश्व में जितने भी पर्वत हैं उनको इसी क्रमों में बांट के रखा गया है। यहाँ पर जो आपके चर्नियन क्रम के पर्वत हैं ये पहले नंबर पर बनेंगे। विश्व में सबसे पुराने में से आपके कौन आ जाते हैं, अरावली। अरावली चर्नियन क्रम के पर्वत है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आएगा आपका कैलोडियन, तीसरे पर आएगा आपका हर्सिनियन, चौथे पे कौन आएगा आपका अल्पाइन। तो विश्व के जो भी अल्पाइन पर्वत होंगे नवीनतम होंगे किसके होंगे, अल्पाइन के। तो जो आपके यूरोप में पाई जाने वाली, स्विट्जरलैंड में पाई जाने वाली आल्प्स की पहाड़ियां हैं वो किस क्रम की हो जाएंगी, दिए गए ऑप्शन में से ये आपके अल्पाइन पर्वत की हो जाएंगी, अल्पाइन क्रम की हो जाएंगी। इसके अलावा हमारा आपका जो रॉकी है, ठीक है, या साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले एंडीज हैं, ये आपका कौन सा आपका हिमालय है। ये सारे के सारे कैसे हैं आपके नवीनतम पर्वत है, कैसे पर्वत है, अल्पायु पर्वत है या अल्पाइन पर्वत है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आल्प्स की पहाड़ियां, ये कहाँ पाई जाती हैं, यूरोप में। अगर कभी आपसे पूछ ले कि सदर्न आल्प्स कहाँ पे पाए जाते हैं, दक्षिणी आल्प्स की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जो दक्षिणी आल्प्स की पहाड़ियां पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। यहाँ पर कुछ मामलों में आपके संयुक्त बैठक का उल्लेख हो रहा है, ज्वाइंट सेशन की। तो सबको पता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 किससे संबंधित है, आपके संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। आर्टिकल 108 याद रखिए किससे संबंधित, संयुक्त अधिवेशन से। अब यहाँ पर होता क्या है, जब भी कोई आपका किसी भी आपके साधारण विधेयक पे, पहली खास बात किस विधेयक के लिए बोला जाएगा, आपका साधारण विधेयक के लिए होगा। जब किसी भी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में आम सहमति ना बन पाए और सरकार को ये लगता हो कि आपका उसके लिए बिल लाना जरूरी है, विधेयक को लाना जरूरी है, पास करना जरूरी है, तब ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन का क्या किया जाएगा, आह्वान किया जाएगा। तो जो बुलाने का काम किसका होगा, आपका आपका वो आपका राष्ट्रपति द्वारा होगा। ठीक है, आपका इनवाइट राष्ट्रपति करेगा। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्षता हमेशा कौन करता है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी याद रखिएगा कि अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक, राष्ट्रपति क्या करेगा, आह्वान करेगा। अब यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 108 है, इसमें क्या होता है, आपका जब राष्ट्रपति होता है आपका आह्वान करेगा, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और जो बिल होगा, बिल आपका आपका वो हमेशा किससे पास होता है, साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। बिल हमेशा किससे पास किया जाएगा, साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। और ऐसी अवस्था में इस साधारण बहुमत से बिल पास किए जाने का फायदा सीधे सीधे किसको मिलता है, सरकार को मिलता है, क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी किसकी होती है, सरकार की होती है, और इस वजह से उसको फायदा मिलता है आपके साधारण बहुमत से बिल पास कराने का। यहाँ पे आर्टिकल 108 है, याद रखिएगा, बुलाएगा आपका साधारण विधेयक के लिए, आपका बुलाया किसके लिए जाएगा, साधारण विधेयक के लिए। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला पॉइंट लिखो, निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। अब देखिएगा कि आपको ये पता है कि युवराज सिंह ने सबसे पहले T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पे।
आपको ये सबको याद होगा, देखा शब्द होगा, लेकिन आपसे मैदान पूछ लिया गया तो अब ये तो आपके आई थिंक किसी भी लॉजिकल वे में किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका किंग्समीड स्टेडियम था इंग्लैंड में। इसमें आपके युवराज सिंह ने क्या किया था, एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो यहाँ पर ये आपका ऐसा खास क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखिएगा, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की सह मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। यहाँ पर आपके आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है 2024 में। तो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, यूएसए होगा। यूएसए के साथ में कहाँ पर होगा, वेस्ट इंडीज में होगा। तो यूएसए और वेस्ट इंडीज क्या करेंगे, मिलकर आईसीसी के टी20 वर्ल्ड कप 2024 की क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे। यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, जो नॉर्मली हमारा क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं, जो 50-50 ओवर का हमारा आपका मैच होगा, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के पुरुष वर्ग का आयोजन 2023 में कहां पर हो रहा है, इसी साल हो रहा है। और कहां पर हो रहा है, आपका भारत में होगा साल के आखिरी में। अभी आपका क्या हो रहा है, आईसीसी का वुमेन्स का आपका टी20 का वर्ल्ड कप चल रहा है। आईसीसी का वुमेन्स का क्या है, टी20 का वर्ल्ड कप चल रहा है। और ये टी20 का वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में ही क्या हुआ था, आईसीसी का वुमेन का भी क्या हुआ था, टी20 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ था। अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी कहां पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और ये जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, इसका विजेता कौन था, इसका विजेता था आपकी भारत की टीम। इंडिया ने हराया किसको था, इंग्लैंड को हराया था। तो यहाँ पर ये खास हो जाता है, जीता कौन, आपका भारत जीता। पहली बार हुआ, पहली बार कौन जीत गया, भारत जीत गया। तो बहुत खास बात है। अगला क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये किसकी आत्मकथा है। ये किताब लोगों के लिए, ये आपके विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। हो सकता है आपने जैसे किसी ने इसका नाम सुना होगा, या किसी को इसको पढ़ने का सौभाग्य भी मिला होगा, या कोई इसकी कहानी जानता होगा। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी किताब है, ये आपकी एक एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की थी, छोटी सी, उसकी कहानी है। ये एक आपकी यहूदी लड़की थी, जिसके परिवार को आपके द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो जर्मन आतंक था, नाजी आतंक, उसके अंतर्गत आपका क्या हुआ था कि कैसे सरवाइव करना पड़ा, उस पर उसने अपनी क्या लिखी थी, कहानी लिखी थी। कैसे वो अपने परिवार से बिछड़ती है, कैसे परिवार के सदस्यों की मृत्यु होती है, इस पर आपकी आपकी एनी फ्रैंक की कहानी है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो आप बाद में उसकी मृत्यु के बाद आपकी प्रकाशित होती है और बहुत ज्यादा क्या होती है, फेमस होती है। इस पर कई सारी मूवीज वगैरह भी बनी हुई है। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेंटीमेट्री रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा सेंटीमेट्री रॉक्स के बारे में, यानी कौन सी ऐसी चट्टान है तो कैसी है आपकी अवसादी। हमारे यहाँ पे 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। आपकी पहली होती है इग्निशियस यानी आग्नेय चट्टानें, सेंटीमेट्री यानी अवसादिक, और आपके मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक यानी हमारी आपकी रूपांतरित या कांतरित। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी चट्टान आपके सेंटीमेट्री अवसादी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे आपकी कैसे इग्निशियस रॉक है, ये आपकी आग्नेय चट्टान होते हैं। ठीक, स्लेट की बात करते हैं, स्लेट और मार्बल, ये दोनों हमारे आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी आपके रूपांतरित चट्टान है। बचा हमारा आपका कौन सा, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन यानी हमारा इसको हम लोग बोलते हैं आपका कैसा, बलुआ पत्थर। ठीक है, कैसा आपका बलुआ पत्थर, जैसे लाल बलुआ पत्थर जिससे आपके लाल किले का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये हमारे आपकी कैसी अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल होता है। ये अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के टूटने पर उनके ऊपर के जो अवसाद होते हैं उन पर होता है। और ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स होंगे। लेकिन आग्नेय चट्टानों में अवसादों का क्या होता है, आपका अभाव होता है, फॉसिल्स वगैरह नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which feature of the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Britain? यानी हमारे यहाँ पर कौन सा ऐसा आपका टर्म था जो हमने कहा से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ब्रिटेन से पूछ रहे हैं, दिए गए ऑप्शन में से देखते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिएगा यहाँ पर आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट। ब्रिटेन को विश्व की क्या माना जाता है, संसदीय परंपरा की जननी माना जाता है। ठीक है, या संसद की जननी किसको बोलते हैं, ब्रिटेन को बोलते हैं। तो यहाँ की ऐसे में जो भी संसद से संबंधित समस्त प्रावधान है, हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे आपके क्या हो जाएगा, आपका इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो संसदीय परंपरा है या पार्लियामेंट्री सरकार है, आप गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, ये हमने कहाँ से ली, आपकी ब्रिटेन से ली हुई है। ठीक है, उसके अलावा आपने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आपके जो मौलिक कर्तव्य है, इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ये हमने कहाँ से लिए थे, ये हमने यूएसएसआर से लिए थे। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमने ये कहाँ से लिए थे, यूएसए से लिया हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में
इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में आपके किसको चुना गया है? एस सोमनाथ को। इन्होंने रिप्लेस किया था किसको? आपके के सिवान को। तो यहाँ पर आपके एस सोमनाथ आपके वर्तमान में क्या है? इसरो के अध्यक्ष हैं। अगर बात हो रही किसको? आपकी किसकी? इसरो की। ठीक है, इंडियन साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसकी स्थापना होती है 1969 में। और यहाँ पर जो इसरो होता है ये अंतरिक्ष संबंधी कार्यों को देखता है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, ठीक है, या आपके अंतरिक्ष विभाग के जनक ये कौन माने जाते हैं? विक्रम साराभाई। ठीक है, कौन है? विक्रम साराभाई। ये आपके जनक माने जाते हैं किसके? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के। इसके बाद में 1972 में भारत में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना होती है। अन्य विभाग की स्थापना होती है बाद में। हमसे अगर पूछे कि भारत ने अपना पहला रॉकेट कब छोड़ा? 1963 में भारत ने क्या किया था? पहला अपना रॉकेट छोड़ा था। और 1975 में भारत ने पहला अपना सैटेलाइट छोड़ा था। सैटेलाइट का नाम था आपका कौन सा? आर्यभट्ट। तो भारत ने अपना पहला सैटेलाइट कब छोड़ा है? 1975 में छोड़ा है, जो संसार के सहयोग से। और भारत ने अपना पहला रॉकेट छोड़ा था 1963 में। अभी रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है कि भारत का क्या हुआ था? अभी हमारा आपका भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च किया गया था, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, उसका नाम है आपका विक्रम एस। ठीक है, कौन सा आपका? विक्रम एस है। इसको याद रखिएगा। अभी रिसेंटली इसरो ने एसएसएलवी को लॉन्च किया है। एसएसएलवी की बात करते हैं तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। हमारे पास में 3 आपके सैटेलाइट व्हीकल होते हैं, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और आपका अभी रिसेंटली आपका कौन सा? एसएसएलवी। ये आपको 2-3 परीक्षा चल रहा है हल्के आपके उपग्रहों के लिए। ठीक, चलिए याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? क्योंकि कांग्रेस का विभाजन होता है कब? आपका 1907 में। यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन होता क्यों है? यहाँ पे क्या होता है, जब 1907 का ये सूरत अधिवेशन होता है, इस सूरत अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं रास बिहारी बोस। इनका नाम याद रखिएगा, कौन है? रास बिहारी बोस। तब ऐसे में क्या होता है? कांग्रेस में 2 विचारधाराएं होती हैं, एक जो गरम दल की, दूसरी जो किसकी? नरम दल की। गरम दल वाले आपके अपने अधिकारों को लेने में भरोसा रखते थे और नरम दल वाले अन्न विनय की याचना में भरोसा रखते थे। तो ऐसे में गरम दल और नरम दल के बीच क्या हुआ? मतभेद हुआ। और गरम दल और नरम दल के बीच में मतभेद होने की वजह से 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस। इस अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। जिसके बाद में कांग्रेस 1916 का याद रखिएगा, कहाँ का? लखनऊ का अधिवेशन है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष होंगे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। तो ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या होगा? कांग्रेस का आपका दोनों दल आपका मतलब जो होंगे कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, दोनों आपस में क्या कर देंगे? फिर से मिल जाएंगे। तो कांग्रेस अलग कब होती है? 1907 में। मिल कब जाते हैं दोनों दल आपके? 1916 में। याद रखिएगा, इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस से 2 क्वेश्चन तुरंत आ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और ये कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं? ए ओ ह्यूम। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन था ए ओ ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। ये आपका इटावा का गवर्नर था और ये आपका एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी, जिसने किसकी स्थापना की थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना होती कहाँ है? कांग्रेस की स्थापना होती है कहाँ पर? बंबई में। बंबई में भी कहाँ पर आपका एक स्थान था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसमें किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। पहला अधिवेशन होता है, इसमें 72 सदस्य भाग लेते हैं। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे जो कांग्रेस नाम आता है, ये सुझाया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ही बोला गया आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है कांग्रेस के बारे में डिस्कस करने के लिए, आप सबने पढ़ा हुआ होगा क्लासेस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगेरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो यहाँ पे देखो, स्पायरोगेरा हमारा आपका क्या होता है? आपका ये एक आपकी क्या है? आपकी एल्गी है। ठीक है, ये हमारा आपका क्या? एक शैवाल है। इसको हम लोग आपका नॉर्मली ऐसे काई के रूप में देखते हैं। ये किस कलर की होती है? आपकी ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की होती है। ठीक है, स्पायरोगेरा किस कलर की है? ग्रीन कलर की होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो हरा कलर होता है, इसमें उपस्थित किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है।
और ये क्या करती है, इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका कि ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा आपका किससे संबंधित है, ब्रायोफाइटा से। तो यहाँ पर आपका इस स्पाइरोगेरा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आज के रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं और उम्मीद है ये आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। पढ़िएगा जरूर, नोट्स जरूर बनाइएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ज्ञान सागर के टेलीग्राम चैनल पर। ज्ञान सागर ऑफिशियल नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।